हेलो। हमारे पास है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 बेसिकली लैब है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। लेक्चर नंबर 8 भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की लैब थी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास था L2 आउट। 4 लैब्स हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस की। एक है L2 आउट जो हम कर चुके हैं, फिर है L3 आउट, फिर होगा इंटर VRF और फिर इंटर टेनेट कम्युनिकेशन। तो L2 आउट हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमारे पास, इस लैब में हमारे पास है L3 आउट। और L3 आउट कॉन्फ़िगर करने के लिए प्री रैक या मैंडेटरी है MPBGP कॉन्फ़िगर करना। तो आप पहले देखते हैं कि MPBGP क्या है और फिर देखेंगे L3 आउट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। तो ये हमारी फिज़िकल टोपोलॉजी जो कि हम पहले लेक्चर से देख रहे हैं। तो ये हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने बिल्कुल शुरू की लेक्चर्स में देखा था, ये हमारा है फैब्रिक एरिया। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं वो है ISIS, VXLAN, COOP और PIM। ये प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, बल्कि जब लीफ और स्पाइन्स को आपस में फिज़िकली कनेक्ट किया और हमने अपना एपिक इससे लीफ से कनेक्ट किया, तो ये चारों प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गए फैब्रिक एरिया में। ठीक है, अंडरले कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं की है, ऑटोमेटेड है। अब अंडरले कॉन्फ़िगरेशन के साथ ISIS, VXLAN, COOP और PIM के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ACI इन्वायरमेंट के यूज़र्स की हो रही है। जैसे कि क्लाइंट ने सेल्स FE सर्वर को एक्सेस किया, सेल्स FE सर्वर ने सेल्स B सर्वर को एक्सेस किया, या इस क्लाइंट ने इस क्लाइंट को एक्सेस किया। ये हमारी ईस्ट वेस्ट कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक। अब ACI इन्वायरमेंट में तो सब सही चल रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चल सकता। हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नॉन ACI एनवायरनमेंट से MPLS कनेक्ट है। ठीक, MPLS क्लाउड है हमारा ये, या SD-WAN है, या इंटरनेट है, कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन है। ठीक है। कोई भी यूज़र जो नॉन ACI एनवायरनमेंट से ACI एनवायरनमेंट में आएगा, उसके पास दो तरीके हैं आने के। एक, इधर वो यूज़ करेगा L2 आउट स्विचेस के साथ में। L2 है, लेयर 2 है, तो स्विच कनेक्ट है लेयर 2 के ऊपर। या L3 से, रूटर से, या ये कह लें कि लेयर 3 स्विच यूज़ करते हुए ACI एनवायरनमेंट में एंटर होगा। जब हम L2 यूज़ कर रहे थे तो हमें किसी रूटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लेयर 2 पे काम हो रहा था। और L2 के लिए, जो L2 की डाउन साइड है, या ये कह लें कि जो इसमें एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये स्केलेबल नहीं है, या फीजिबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, वो ये है कि L2 में जितने भी आपके स्विच के ऊपर VLAN होंगे, फॉर एग्जांपल 100 VLAN है स्विच के ऊपर आपके पास, तो जितने भी नंबर ऑफ़ VLAN होंगे उतने आपको EPG यहाँ बनाने पड़ेंगे। अगर 500 VLAN है तो 500 EPG बनेंगे। तो टेक्निकली, या ये क्या टेक्निकली पॉसिबल है, ये डूएबल है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अब L3 आउट में क्या होता है, क्योंकि L3 आउट में हमारे पास रूटर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 100 सबनेट्स हैं जो कि MPLS के थ्रू आ रहे हैं। तो जितने भी नेटवर्क अंदर आएंगे ACI इन्वायरमेंट में, हम सारे नेटवर्क को एक ही सिंगल EPG में डिफाइन कर सकते हैं। तो एक EPG बनाइए, उसके अंदर जितने मर्जी आप नेटवर्क डिफाइन कर दिए जो भी आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक
जो मेन पॉइंट है या मेन डिफरेंस है L2 में और L3 में। L2 में आपको जितने नेटवर्क या जितने आपके पास VLANs हैं उतने ही आपको EPGs बनाने होंगे। L3 में कितने भी आपके पास नेटवर्क आ जाएं वो एक ही EPG के अंदर डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसको अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। अब सेकंड चीज़ है, थोड़ा मैं स्क्रीन को क्लीन कर दूँ यहाँ पे। कि जब हमारे पास रूटर या लेयर 3 डिवाइस कनेक्ट हो, लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, किसी भी दूसरी डिवाइस से, यहाँ इस सिनेरियो में रूटर 1 कनेक्ट है लीफ 1 से, तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए कोई ना कोई रूटिंग प्रोटोकॉल चाहिए। और यहाँ पे जो अलाउड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है BGP, OSPF या EIGRP। ठीक है, अब जो भी हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया था, फर्स्ट करिए MPLS नेटवर्क है, यहाँ से जितने भी सबनेट्स आ रहे हैं वो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे ये रूटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को या इस रूटिंग टेबल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इंजेक्ट करने के लिए ACI इन्वायरमेंट में हमें एक और रूटिंग प्रोटोकॉल चाहिए और उसका नाम है MPBGP। MPBGP मल्टी प्रोटोकॉल BGP। जो नॉर्मल BGP है, स्टैंडर्ड BGP हमारा है, ट्रेडिशनल BGP, वो सिर्फ IP वर्जन 4 यूनिकास्ट के लिए बना है। वो IP वर्जन 4 मल्टीकास्ट को भी सपोर्ट नहीं करता। और MPBGP क्या करता है कि IP वर्जन 4, वर्जन 6 यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट सबको सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है मल्टी BGP। इसी वजह से जो इस सिनेरियो में जो बेस्ट सूटेबल रूटिंग प्रोटोकॉल है वो MPBGP है, क्योंकि MPBGP कैपेबल है रूटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन फॉर मल्टीपल VRFs अक्रॉस द अंडरले नेटवर्क। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ के ऊपर लीव्स आपस में कनेक्ट नहीं है, फिजिकली कनेक्शन नहीं है, आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं है और हो भी नहीं सकते, और स्पाइंस भी आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगा पोर्ट पे और कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो अब सवाल ये है कि MPBGP मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया, अब ये रूटिंग इन्फॉर्मेशन को लीफ 2 तक कैसे पहुँचाएगा? तो ये करने के लिए, ये अचीव करने के लिए कि जो रूटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास MPLS से आ रही है यूजिंग OSPF BGP या EIGRP, वो लीफ 1 पे तो आ गई, अब उसको फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ठीक है, उसके लिए स्पाइंस को हम बना देंगे रूट रिफ्लेक्टर। अब जब इंफॉर्मेशन रूट रिफ्लेक्टर पे जाएगी तो वो बाकी स्पाइंस को के साथ शेयर कर लेगा, बाकी लीव्स के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन MPLS से आई इस रूटर के ऊपर, इस रूटर से आई लीफ 1 के ऊपर, लीफ 1 से जाएगी वो रूट रिफ्लेक्टर के ऊपर जो कि स्पाइन 1 बना हुआ है, और यहाँ से ये जितने भी हमारे पास लीव्स बने हुए उन पे आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो स्पाइन 1 है ये डाउन हो जाता है किसी भी वजह से। अब क्या करें? रूट रिफ्लेक्टर डाउन हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक से ज़्यादा रूट रिफ्लेक्टर बनाएंगे, इसको भी बना दें रूट रिफ्लेक्टर। ठीक है, बैकअप के लिए या रिडेंडेंसी के लिए। तो अब इस जो कुछ अभी देखा है उसको रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर लैब स्टार्ट करते हैं। ये MPLS या SD WAN या कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन हो सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि ये
दूसरे क्लाउड है और फिर दूसरे डाटा सेंटर में एक और ACI से कनेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें ये हो रहा है कि जो यूज़र्स बाहर से आ रहे हैं, MPLS एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, मे बी 4 6 8 10 जितने भी सबनेट्स हैं, वो आएंगे इस रूटर के ऊपर। यहाँ पे दिखेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे OSPF चल रहा है, यहाँ से जाएंगे लीफ के ऊपर, यहाँ पे इसको मिलेगा MPBGP, उसके बाद ये जाएगा रूट रिफ्लेक्टर के ऊपर। रूट रिफ्लेक्टर रेस्पॉन्सिबल है इस रूटिंग इंफॉर्मेशन को बाकी लीव्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर आता है ऐसे क्वेश्चन। एग्जैक्ट वर्डिंग तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो मेरे पास आया था वो ऐसा था कि 2 सवाल आते हैं। एक सवाल होता है L3 आउट के लिए, ये L3 आउट को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए ACI एनवायरनमेंट में कौन से आपको रूटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, रूटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर L3 आउट। एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है MPBGP, फिर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि EIGRP, RIP, OSPF और BGP। तो L3 आउट को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए ACI एनवायरनमेंट से हम EIGRP, OSPF और BGP यूज़ कर सकते हैं। अब अक्सर ये होता है कि आंसर या ऑप्शंस तो वही रहते हैं और क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब ये कहता है कि L2 आउट पे जो रूटिंग इंफॉर्मेशन आ रही है या जो एक्सटर्नल रूट्स आ रहे हैं L3 आउट से, उसको ACI फैब्रिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन से रूटिंग प्रोटोकॉल चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है MPBGP। ये दोनों चीज़ें हमने अभी देखी हैं। ओके, तो जैसे अभी हमने देखा कि L3 आउट करने से पहले हमें MPBGP कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है और कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो सबसे पहले जाना है फैब्रिक, फिर फैब्रिक पॉलिसीज़, फिर पॉड्स और फिर पॉलिसी ग्रुप, और यहाँ जाके इसको क्रिएट करते हैं। ठीक, इसका मैंने वैसे प्रिंट आउट निकाला हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें तो बहुत आसानी होगी लैब करने में। ओके, तो सबसे पहले हम गए फैब्रिक में, फिर फैब्रिक पॉलिसीज़ में, फिर पॉड्स में, देन पॉलिसी ग्रुप। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और क्रिएट पॉड पॉलिसी ग्रुप। अब इस पॉड पॉलिसी ग्रुप का नाम हम रखते हैं PODPPG, राइट। अब BGP रूट रिफ्लेक्टर पॉलिसी जो हमारे पास होनी चाहिए है डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ली। अब कर दिया क्लिक, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई किया। अब यहाँ के ऊपर हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्पाइन हमें यूज़ करने हैं। तो भाई इसने इतनी मेहरबानी की हुई है कि हमारे पास, हमें पहले से सेलेक्ट करके दे दिया कि आपके पास ये स्पाइंस हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और AS नंबर इसने पहले से हमारे लिए बना के रखा हुआ है। अब हम ये कर सकते हैं, इस AS नंबर को चेंज करके 1 लगा दें, अपना बना लें, अपना नंबर बना लें। अब नोड ID 103 104 ये स्पाइन है, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही रखने चाहिए रूट रिफ्लेक्टर, ताकि हमारे पास बैकअप रहे। ठीक है, सबमिट किया, सबमिट चेंजेस, सबमिट किया और MPBGP कॉन्फ़िगर हो गया। छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, स्टेप 2 रह गया अभी। फ्लो चार्ट में देखिए स्टेप टू में हमें क्या करना है कि फैब्रिक में गए, फैब्रिक एक्स पॉलिसीज़ में गए, पॉड्स में गए,
पॉड्स के बाद प्रोफाइल्स में गए। प्रोफाइल्स में जाके हमारे पास जो पॉड प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट है उसमें गए। इसमें जाने के बाद फैब्रिक पॉलिसी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करना है, सेलेक्ट करना है, जो कि हमने अभी बनाया है, POD हाइफन PPG, पॉड पॉलिसी प्रोफाइल ग्रुप। इसको सेलेक्ट किया, सबमिट किया। अब ये हमें बता रहे कि हमारी नोड आईडी, उसके नाम क्या है और जो भी रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर डिटेल में जाके देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम सबमिट करेंगे। सबमिट किया, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। ओके, कॉन्फ़िगर हो गया। ये MPBGB कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सिर्फ 2 स्टेप की है, 3 मिनट लगे, 2 मिनट और 54 सेकंड लगे कॉन्फ़िगर करने में। अब देखते हैं कि L3 आउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमने अभी MPBGB कॉन्फ़िगर किया है, ये सारी डिवाइसेस पे हो गया है। ठीक है, अब जैसे इसको एक नज़र और दोबारा इसको देखते हैं। कैंसिल किया, MPBGB किया, ओके, इसको कैंसिल किया, सबमिट किया। अब ये सारी डिवाइसेस से हटाने को कह रहा है। अगर मैं हटाऊंगा, देखें सारी डिवाइसेस, तीनों एपिक और लीफ 1 लीफ 2 स्पान 1 स्पान 2, ये सबसे हटाने को कह रहा है। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसको ये किया और नो चेंजेस। ठीक, लेट्स स्टार्ट L3 आउट नाउ। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट और कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। L3 आउट फ्लो चार्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप 1 में हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है। बेसिकली उस पूरे स्टेप में, हर स्टेप में OSPF ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। टेनेंट्स के अंदर जाएंगे, UITA नेटवर्किंग एक्सटर्नल रूटेड नेटवर्क। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल रूटेड नेटवर्क है ना, इसका नाम इन्होंने कर दिया है L3 आउट्स। ठीक है, जो मेरे पास सिमुलेटर है उसमें है एक्सटर्नल रूटेड नेटवर्क, और अभी जो मैं डी क्लाउड पे काम कर रहा हूँ तो इसमें है L3 आउट्स। तो आई बिलीव के L3 आउट लेटेस्ट वर्जन के लिए, लेटेस्ट वर्जन में है। ठीक, इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है, मैं उसको देख के उसको फॉलो करूँगा। ओके, सब क्लोज कर देते हैं। अब टेनेंट्स में जाएं, UIT में जाएं, नेटवर्किंग में जाएं, देन L3 आउट में। वैसे इस सब की डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकता है। L3 आउट में जाएं, राइट क्लिक किया, क्रिएट L3 आउट। क्या कॉन्फ़िगर करना है? BGP, IGRP और OSPF। हमें करना है OSPF। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास डायग्राम या फ्लो चार्ट में क्या है। नाम इसका रखते हैं L3 आउट हाइफन OSPF, L3 आउट हाइफन OSPF। VRF कौन सा रखना है हमारे पास? ये हमने SSH बनाया था, VRF। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जनाब L3 डोमेन। ये वही L3 डोमेन है जो हम पहले देख चुके हैं। अभी दिखाता हूँ कौन सा। अभी अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, वो मैंने लैब ये लेक्चर नंबर 5 स्टेप नंबर 6, L3 EXT एक्सटर्नल L3 पोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि मैंने बेसिकली एपिक को बताया था कि जो पोर्ट नंबर 44 है ना, उस पर किस तरह की डिवाइस कनेक्ट होगी, ये बताया गया यहाँ पे। इसी तरह से इसके लिए जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है, मैंने एपिक को बताया था कि जो पोर्ट नंबर मेरे स्विच की 41 है, लीफ 1 की, उसके ऊपर स्विच कनेक्ट होगा एक्सटर्नल। इसी तरह से मैंने किया था कि फ़िज़िकल पोर्ट्स या फिज़िकल ACI पोर्ट्स किसके लिए बताया था, मैंने ही कॉन्फ़िगर किया था क्लाइंट्स के लिए। तो जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, L3 here, ये हम लेक्चर 5 स्टेप 6 में कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। यहाँ हमने सिर्फ इसको कॉल किया है, राइट। एरिया हमारे पास, एरिया आईडी मुझे ये 1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एरिया 0, राइट। उसके बाद आइए जनाब, मुझे रेगुलर एरिया चाहिए, मुझे स्टब या NS से एरिया नहीं चाहिए।
एरिया कॉस्ट मुझे चाहिए 1, राइट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। अच्छा, अभी ना जो मैंने मैनुअल बनाया था ना, वो मैंने वीएम के ऊपर सिमुलेटर इंस्टॉल किया था, उससे बनाया था। और अभी जब मैं ये लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं डी क्लाउड पर कर रहा हूँ, तो ये स्लाइटली डिफरेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था कि ये मुझे नया वर्जन लग रहा है। बहुत मामूली सा डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन या फीचर्स वही हैं, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दी जगह है, उसकी लोकेशन चेंज कर दी है। ओके। अब जो पिछला वर्जन था उसमें अगर आप फ्लो चार्ट देखें, उसमें है हमें जाना है नोड्स एंड इंटरफेसेस प्रोटोकॉल प्रोफाइल में जाना है। तो जो पिछला वर्जन था उसमें ऐसे नेक्स्ट करके नहीं आता था। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये वाली स्क्रीन आएगी। मैं आइडेंटिटी पे हूँ, उसके बाद नोड्स एंड इंटरफेसेस पे आऊँगा। पिछले वर्जन में यहाँ पे कहीं ऐसा ऑप्शन था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई सिमुलेटर यूज़ करे तो फिर वो कन्फ्यूज़ ना हो। अब हमें करना है नोड आईडी। एक मैं थोड़ी करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे L3 आउट OSPF मैंने रखा है ना इसका नाम। ओके, ये सही है यहाँ पे। बेसिकली जो जो सिमुलेटर है उसमें आपको नोड्स एंड इंटरफेसेस पे भी जाके नाम एक रखना होगा इसके लिए कि आप कौन सी प्रोफाइल बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस नए वर्जन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेरा मैनुअल है उस पे मैंने लिखा हुआ है कि आप स्टेप 2 में क्रिएट नोड प्रोफाइल और फिर उस नोड प्रोफाइल का नाम लिखें। तो इस पे आपको नए वर्जन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कौन से लीफ के ऊपर हमें काम करना है, कौन सी लीफ पे हमारा L3 आउट करेक्ट है। हमारी हमारी डायग्राम में लीफ 1 पे है। रूटर आईडी मैं कुछ भी रख देता हूँ यार, 100.1.1. ये रख देता हूँ रूटर आईडी। ठीक है। अब कौन सी इंटरफेस से कनेक्ट है, जो हमारा L3 आउट है वो कौन सी इंटरफेस से कनेक्ट है, वो है I44, वो है जनाब अली ईथरनेट 44 से कनेक्ट है। ठीक है। इसको हम एक नज़र देख लेते हैं कहाँ पे है। ये रहा, R1 हमारा पोर्ट नंबर 44 ऑफ लीफ 1 से कनेक्ट है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है अभी। ये कॉन्फ़िगर किया है, ठीक। और आईपी एड्रेस अब बताना है कि हमारे पास पेयर का आईपी एड्रेस क्या है। 192 डॉट, इसका अपना आईपी एड्रेस क्या है जो ये पेयर बनाएगा जो दूसरे एंड से, 168.100.1/24, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक्सटर्नल ईपीजी। ठीक है। ये एक्सटर्नल ईपीजी कम्युनिकेट करेगा जो एग्जिस्टिंग ईपीजी है सेल्स एफई का, उससे कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हुए। तो इसी स्टेप में हम कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और जो हमारा वीएम के ऊपर जब इंस्टॉल करेंगे उस वक्त हमारे पास ये डिफरेंट स्क्रीन पे आएगा जो कि मेरे मैनुअल में मौजूद है। मैं ये दोनों को इसलिए बार बार कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर जो लोग डी क्लाउड पर कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैनुअल एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और जो लोग वीएम पे कर रहे हैं उनके लिए वो मैनुअल बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैनुअल में कोई चीज़ कम नहीं है और ना कुछ ज़्यादा है। बस ये ऐसा हुआ है कि डी क्लाउड में थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे इन्होंने कर दी हैं। ठीक है। अब हमारा एक्सटर्नल ईपीजी का नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं EXT-L3-Sales-Clients-EPG। मैं इसका नाम जानबूझ के EPG रखा ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये नाम इतना लंबा किस चीज़ का है। अब ये देखना है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो प्रोवाइडर करना है कि कंज्यूम करना है। हम पहले देख चुके हैं L2 में, लेकिन फिर देख लेते हैं। ये डायग्राम है हमारी। ठीक है। अब इस डायग्राम में हमारे पास L3 आउट ये रहा, राइट। इस L3 आउट को कम्युनिकेट करवाना है सेल्स एफई से, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होगा। तो हमारा ये कंज्यूम्ड है और ये प्रोवाइडेड है। तो अब हम कंज्यूम्ड कॉन्फ़िगर करेंगे।
कंज्यूम कौन सा वाला करेंगे? सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफई, बिल्कुल ये वाला करेंगे। फिनिश। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करें, ये आ गया हमारा। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कॉन्फ़िगर किया था वहाँ नहीं भी कर सकते थे, वहाँ नहीं करते तो फिर यहाँ से आके करना पड़ता, जो कि हमने जैसे कि हमने L2 आउट में किया, तो मैंने जानबूझ के वहाँ से किया दिखाने के लिए कि दोनों तरह से कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो अब अगर आप ज़रा फ्लो चार्ट को देखें तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 कॉन्फ़िगर किया, फिर स्टेप 2 किया, स्टेप 3 के साथ में ही मैंने स्टेप 5 कर दिया, ये दिखाने के लिए कि जब हम ईपीजी बनाते हैं तो उसके अंदर हम सबनेट कॉन्फ़िगर करते हैं और वहाँ से ही हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या कर लिया है कि हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया एक्सटर्नल ईपीजी नेटवर्क के लिए। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर तो लिए, अब हमें उसको ये तो नहीं बताया कि भाई तुम कौन से ब्रिज डोमेन के साथ काम करोगे। जैसे कि हमने ये कॉन्फ़िगर किया L3 आउट OSPF, उसके अंदर फिर एक्सटर्नल ईपीजी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसको ये भी तो बताना है भाई तुम कौन से ब्रिज डोमेन के साथ तुम्हें कम्युनिकेशन करनी है, कौन से कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, तो ब्रिज डोमेन 1 में जाइए, यहाँ से उसको देखिएगा, अभी यहाँ से उसको कॉल करेंगे। ब्रिज डोमेन 1 के अंदर, ब्रिज डोमेन 1 के अंदर पॉलिसी में गए, पॉलिसी में जाके L3 कॉन्फ़िगरेशन में गए, उसके बाद यहाँ से देखें एसोसिएटेड L3 आउट्स, इसका मतलब है कि हम L3 आउट जो हमने अभी वहाँ पे बनाया था उसको कॉल कर रहे हैं। L3 आउट जो उसको बनाया है वहाँ पे, वहाँ उसको हम ब्रिज डोमेन BD1 से लिंक कर रहे हैं। अपडेट किया, और दोबारा के देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुली। L3 आउट यहाँ पे हो जाना चाहिए, इसको ये आ गया। अब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है हमारी यहाँ पे, जो हमने नया ईपीजी बनाया है, इसके लिए इसके जो यूज़र्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग FE सर्वर के साथ, सेल्स के FE सर्वर जो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो सिमुलेटर है या जो डी क्लाउड के ऊपर सिमुलेटर इंस्टॉल है उसमें हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। अगर टेस्टिंग कर सकते होते तो देखते कि यहाँ का यूज़र जो है वो इस सर्वर को पिंग कर रहा है, लेकिन बहरहाल हम अज्यूम करेंगे कि ऐसा होगा जब हम इसको रियल डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। आई होप कि L3 आउट की लैब जो अभी परफॉर्म की है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको नीचे कमेंट्स में लिखें, उसका मैं जवाब दूंगा। लैब परफॉर्म करने से पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ़िज़िकल टोपोलॉजी का प्रिंट आउट, इस फ्लो चार्ट का प्रिंट आउट, इस फ्लो चार्ट का प्रिंट आउट और इस L3 फ्लो चार्ट, L3 आउट फ्लो चार्ट और कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंट आउट निकाल के रख लें। प्रिंट आउट साथ में होता है तो लैब स्मूथली परफॉर्म होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।